रात को 10 बजे तक हम प्रत्याशी थे, लेकिन विजेंद्र जी ओला ने पर्टिकुलर मेरी श्रीमती के नाम पे वीटो करके दिल्ली से हमारा टिकट देर रात को कटवा दिया। उसके कारण हमें टिकट से वंचित होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता लाठी खाता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई सतीश जी पूनिया लाठी खाते हों या सीपी जोशी साहब नहीं खाते हों या XYZ और कोई, ना ऐसा कुछ नहीं है। उनको लोगों को तो विरासत में ओला साहब की ऐसी विरासत मिली है कि विजेंद्र जी तो किसी काम में रुचि भी नहीं रख रहे। क्या कारण रहा 2018 का चुनाव हार के? एक जाति विशेष का CM हो या जाति विशेष का गृह मंत्री हो, ये कोई ज़्यादा कारगर बात नहीं है। जाति उस प्लेटफॉर्म पे ये बातें नहीं उठनी चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। विकास की दृष्टि से बात करें तो बिल्कुल उनका कार्यकाल जीरो रहा है। आज आप जितनी भी समस्याएं थी वो यूं की यूं झुंझुनू विधानसभा में मुँह बाएँ खड़ी है, लेकिन भीतरी ओली परिवार को हमसे कुछ राजनीतिक रूप से ये लगा होगा कि कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाएं। तो अभी सतीश जी पूनिया जी का जो उद्बोधन था उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया अपने कार्यकाल में। ओला परिवार बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ झुंझुनू में, कैसे भेद पाओगे? महाकुंभ हो तो हो, राजनीति के अंदर जाति की मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, राज्य की तरफ से सैनिकों का यहाँ कोई कुछ भी लेना देना। यहाँ कांग्रेस की तरह यूँ मानी कि राजशाही नहीं है या किसी परिवार विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। तो ये कि ये बारी उम्मीदवार है, ये यहाँ नहीं रहा, ये पुराना कांग्रेस में था। और पूरे भारत में झुंझुनू इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि सबसे ज़्यादा शहीद किसी एक ज़िले ने दिए हैं तो वो झुंझुनू दिए हैं। उन्होंने कभी भी झुंझुनू विधानसभा के किसी कार्यकर्ता को चिड़ावा पंचायत में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनाया। उनके साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए होते हैं उनका सिर्फ ये उनका वोट लेने तक ही सीमित रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं करते। इनके यहाँ वंश परंपरा की एक परंपरा है। पहले शीशराम जी वंशवाद को ये बढ़ावा देते हैं। मारवाड़ी में वो कहते थे कोई पाछो मत तकियो और तारगन को ये भलो कहो गरीब को करसो तो करियो। स्वर्गीय शीशराम जी ओला और विजेंद्र जी ओला की एक राजनीति में हमने कई सालों से इनके साथ रह के एक बात देखी है कि इनके यहाँ कार्यकर्ता का कोई प्रमोशन या पदोन्नति नहीं होती। कांग्रेस में तो मैं बड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था और भाग्य से भी कह सकते हो आप कि उन लोगों के पास मेरा नाम पहुंचा और उन लोगों ने मेरे को बुलाया। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IAM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV24। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो कि जहाँ भी समाज की दान की बात आती है वो हर समय अग्रणी पंक्ति में दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले से राजेंद्र जी भामू की, जो कि 2018 के चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी रहे हैं। और ये प्रत्याशी बीजेपी के नेता ही नहीं है, समाज की जहाँ भी दान दाता की बात आती है वो अग्रणी पंक्ति में दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं आज राजेंद्र जी भामू से ही कि ये जो प्रेरणा है वो कैसे मिली। जहाँ भी कोई समाज की बात आती है, कोई बात आती है, इन्होंने राम मंदिर में भी 1 करोड़ रुपए का दान दिया था, तो आखिर इन सब की चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि इतना जो दान दे देते हैं आप? नमस्कार सर, RJ T24 पर स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि राजनीतिक विरासत में मिली है या फिर कुछ और है? ऐसा है कि मैं जिस किसान परिवार में जन्म लिया जी, वो किसान परिवार कहिए या यूं कहिए कि सैनिक परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिताजी पारंपरिक रूप से हम लोग किसान हैं जी। उसके साथ ही मेरे पिताजी सेना में भर्ती होके सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन की पेंशन आए जी। तो पिताजी 1953 में रिटायर हो गए थे। मेरा जन्म 1957 में हुआ था और मैं छोटा सा था। तो 1959 में मेरे पिताजी ने पंचायती राज जब चालू हुआ तो सबसे पहले हमारी पंचायत लांबा हुआ करती थी तो उसका चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में उन्होंने 62 में भी वो सरपंच बने। 15 गाँव की पंचायत होती थी। फिर वो 65 में निर्विरोध चुने गए। तो या यूँ कहिए कि ये चीज़ हमें राजनीतिक विरासत पारिवारिक रूप से भी मिली हुई है। तब से ही हमारा उस और भी कुछ पारिवारिक रूप से झुकाव था। हम लोग छोटे रूप में राजनीति में थे। सर, मैं जैसे आपके बारे में जान रहा था तो आप पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, आपने पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा है, आपकी मिसेज ने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन क्या कारण रहा कि कांग्रेस को छोड़ के आपने भाजपा का दामन थाम लिया? कांग्रेस में
हम सालों तक रहे। मेरे पिताजी का भी झुकाव क्या क्या था कि शीशराम जी ओला जी पहले आर्मी में थे और हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के वो नेता हुआ करते थे। जब हम बचपन में सुना करते थे तो पिताजी भी कुछ उन्हीं को फॉलो करते थे। तो हम लोग भी जब बड़े हुए तो हमने भी उन्हीं के साथ रहे। कांग्रेस से ज़्यादातर उन्होंने हमारे इलाके में चुनाव लड़ा, पिलानी विधानसभा में रहे ज़्यादा। तो पिताजी का साथ रहने से हमें शीशराम जी का ही सानिध्य मिला, उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन 1995 में सबसे पहले भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने पंचायती राज में पंचायत समिति सदस्य के लिए एक चिन्ह का अलॉटमेंट का पहली बार शुरू किया था कि पार्टियां चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगी, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो मैंने ओला साहब से मैं कांग्रेस की टिकट मांगी थी पंचायत सदस्य की, लेकिन किसी कारणवश मेरे को टिकट नहीं मिली कांग्रेस पार्टी से, या यूं कहिए कि पार्टी ने उचित नहीं समझा मेरे लिए। तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो मैं 95 में चुनाव जीता। तो कांग्रेस से एक तरह से मैं विमुख हो गया। 2000 में फिर मैंने, ऐसी बात नहीं, ग्रामीण प्रवेश में उस समय भी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी और हमारा कोई नेता से कोई संबंध नहीं था। पुनः हमने शीशराम जी ओला से ही टिकट के लिए आवेदन किया, लेकिन 2000 में भी उन्होंने हमें टिकट नहीं दी। फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैं दोबारा से पंचायत समिति का निर्दलीय के रूप में सदस्य चुना गया। फिर हम 2000 से 2005 तक हमारी सीट रिजर्व आ गई। 2010 में महिला सीट आई तो मैंने ओला साहब से फिर निवेदन किया कि मेरी श्रीमती जी को आप पंचायती सदस्य का टिकट दें, लेकिन वो भी टिकट हमें नहीं मिला। लेकिन उन्होंने मेरी श्रीमती जी को नहीं देके मेरे को टिकट दे दिया। तो मैंने राष्ट्रीय पार्टी का टिकट का सम्मान करते हुए मैंने फिर से तीसरी बार चुनाव लड़ा, फिर मैं विजयी रहा। तो फिर उपप्रधान का जब चुनाव हुआ दूसरे दिन तो वहाँ की जनता ने कहा कि ये लोग 3 बार पंचायत समिति सदस्य बन गए, काफ़ी वरिष्ठ है, तो इनको कम से कम कांग्रेस से उपप्रधान तो बनाया जाए। लेकिन उपप्रधान में मेरे को टिकट नहीं दिया गया। तो मैं यूँ मानिए कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को बार बार, ये कोई राजनीतिक द्वेषता तो नहीं थी? ये राजनीतिक द्वेषता, वैसे तो देखो हमारे संबंध तो बहुत अच्छे थे, सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन भीतरी ओली परिवार को हमसे कुछ राजनीतिक रूप से ये लगा होगा कि कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाएं। और वैसे अगर दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि हमारे स्वर्गीय शीशराम जी ओला और विजेंद्र जी ओला की एक राजनीति में हमने कई सालों से इनके साथ रह के एक बात देखी है कि इनके यहाँ कार्यकर्ता का कोई प्रमोशन या पदोन्नति नहीं होती। जैसे आर्मी में एक रंगरूट या सैनिक भर्ती होता है और वो सैनिक ही रिटायर हो जाता है, तो इनके साथ भी वो बात लागू होती है कि इनके साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए होते हैं उनका सिर्फ ये उनका वोट लेने तक ही सीमित रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं करते। इनके यहाँ वंश परंपरा की एक परंपरा है। पहले शीशराम जी वंशवाद को ये बढ़ावा देते हैं। पहले शीशराम जी ने राजनीति की, फिर विजेंद्र जी और उनकी पुत्र वधू शीशराम जी राजवाला जी ने की, और अभी विजेंद्र जी भी धीरे धीरे करके पिछली बार जैसे अमित जी ओला को पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, प्रधान के लिए भी उन्होंने ट्राई की, लेकिन हम लोगों ने उनकी वो बात सफल नहीं होने दी। और अब भी वो चाह रहे हैं कि आगे भी आने वाली पीढ़ी भी हमारी कांग्रेस के अंदर वजूद रखे और हम ही लोग राजनीति करें। तो उनके यहाँ इस तरह का रहता ही है, जैसे उनको कोई सपोर्ट करता है, जैसे मान लो पंचायत समिति प्रधान की उदाहरण के रूप में बताएं तो हमेशा पिलानी विधानसभा में और झुंझुनू विधानसभा में ओला जी का प्रभाव रहा है। लेकिन कभी भी चिड़ाव पंचायत समिति का प्रधान उन्होंने कांग्रेस से झुंझुनू विधानसभा के किसी कार्यकर्ता को नहीं बनने दिया है, जबकि झुंझुनू विधानसभा के कई पंचायतें चिड़ाव पंचायत समिति में आती हैं और वो कई पंचायत समिति सदस्य चुन के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी झुंझुनू विधानसभा के किसी कार्यकर्ता को चिड़ाव पंचायत समिति में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनाया। जी, तो एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप उस समय 2018 तक कांग्रेस में थे और चुनाव के ऐन वक्त पे आपने भाजपा का दामन थामा, तो ऐसा क्या बड़े नेतृत्व से आपकी मुलाकात हुई कि रातों रात आपको टिकट दे दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब 2015 में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी वार्ड नंबर 34 मंडेला ब्लॉक से जिला परिषद की सदस्य थी और कांग्रेस ने हमें 2015 के अंदर जो भी यहाँ का जिले का नेतृत्व था और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी और प्रभारी भंवर लाल जी मेघवाल ने
हमें ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, यानी कि मेरी श्रीमती अंजू देवी। रात को 10 बजे तक हम प्रत्याशी थे, लेकिन विजेंद्र जी ओला ने पर्टिकुलर मेरी श्रीमती के नाम पे वीटो करके दिल्ली से हमारा टिकट देर रात को कटवा दिया। उसके कारण हमें टिकट से वंचित होना पड़ा। उसके बाद भी हम हमारे हिसाब से एक पंचायत की राजनीति में इन्वॉल्व थे। मेरे छोटे भाई की मिसेज जी उसमें सरपंच थी। हम लोग बीजेपी की तरफ कोई हमारे किसी नेता से भी संबंध नहीं थे और न कोई अभी कभी हमने सोचा था। लेकिन जो चिड़ावा पंचायत समिति का हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि और हमारा जो संघर्ष रहा इस ओला परिवार से राजनीतिक रूप से कांग्रेस के अंदर भीतर रहते हुए, तो उसको देखकर यहाँ वसुंधरा राजे जी की जो स्वराज यात्रा आई नवंबर 18 में, तो यहाँ जिन लोगों ने बायोडाटा दिए और जो लोग यहाँ उम्मीदवारी की कर रहे थे, उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यांकन करके किसी भी कैंडिडेट को उचित नहीं माना कि इनको विधानसभा में हम टिकट दें। बिल्कुल, उन्होंने कोई नए उम्मीदवार की खोज की। उसमें किसी भी कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं के समूह ने भाजपा के आला कमान को मेरे बारे में कुछ जो चिड़ावा पंचायत समिति का संघर्ष और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके बारे में बताया और उन्होंने मेरे को बुला के मेरे से कुछ उस वक्त आपकी लॉटरी लग गई। मेरे को लॉटरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का जो राजनीतिक रूप से जो संघर्ष था और जनता के बीच में जो हमारा जनता से जुड़ाव था, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को अपनी पार्टी में कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कोई दूसरे उम्मीदवार की खोज की। और यूँ मानिए कि कांग्रेस में तो मैं बड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था और भाग्य से भी कह सकते हो आप कि उन लोगों के पास मेरा नाम पहुंचा और उन लोगों ने मेरे को बुलाया और मेरे को सह सम्मान, उन्होंने मेरी बात से सहमत होते, मेरे पुराने रिकॉर्ड को देख के, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख के और लोगों के अंदर जो हमारे प्रति आस्था थी, ये सारी बातें देख के और पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बना दिया और मैंने चुनाव में। जी, आप ओला परिवार के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। अभी चुनाव हुए, उसके बाद में 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। झुंझुनू में विकास कैसे देखते हैं? 4 साल में तो क्या है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि परम सम्माननीय ओला जी यहाँ के मंत्री भी हैं, सरकार के परिवहन मंत्री, लेकिन अगर हमारी राजनीतिक प्रतिनिधिता की बात नहीं है, विकास की दृष्टि से बात करें तो बिल्कुल उनका कार्यकाल 0 रहा है। आज आप जितनी भी समस्याएं थी वो यूं की यूं झुंझुनू विधानसभा में मुँह बाएं खड़ी है। एक ब्रिज बना हुआ है, वो भी आज भी रुका हुआ है, कई सालों से 3 साल से पड़ा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जैसे कई बार कहावत आती है ना कि भाई कोई चोरी डकैती होगी इसलिए नाकाबंदी की जाए। यहाँ अगर बारिश भी 1 सेंटीमीटर भी होती है ना, तो 3 तरफ से यहाँ नाकाबंदी हो जाती है। चाहे हवाई पट्टी का एरिया देख लो, चाहे सीतसर से आने वाली रोड को देख लो, चाहे बीड़ की तरफ जाने वाली को देख लो, यानी कि चारों तरफ पानी से पूरा ये जिला हेडक्वार्टर होने के नाते डूब जाता है। यहाँ उससे पानी इकट्ठा होने से, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से तरह तरह के गंदगी पैदा हो जाती है, उससे लोग बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है आज तक। कल एक ऑडिटोरियम का काम है जो किसी सेठ साहूकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, कुछ हिस्सा उनको देना था, उन्होंने दे दिया, उतना बन गया। सरकार के द्वारा जो हिस्सेदारी थी उसके कारण वो बेकार पड़ा है। और अनेकों अनेक समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की ले लो, शिक्षा की ले लो, सड़क की ले लो। आज 3 साल से बातें चल रही हैं, समस्तपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। इधर आप दौरासर का जो सूर्य उद्यान है वो लटका पड़ा है। तो यूँ मानिए कि जनप्रतिनिधि तो यहाँ बिल्कुल सोए हुए हैं और जनता बहुत उपेक्षित है। और उनको लोगों को तो विरासत में ओला साहब की ऐसी विरासत मिली है कि विजेंद्र जी तो किसी काम में रुचि भी नहीं रख रहे और जनता का कोई बेहाल है। यहाँ तुष्टीकरण की नीति है, माइनॉरिटी का वोट बैंक है, उसके कारण से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। जी, एक चीज़ जो जानना चाहूँगा कि मैं झुंझुनू के बात करें तो ये वीरों की भूमि कही जाती है, शहीदों की भूमि कही जाती है, लेकिन इनको इतना सम्मान भी मिलता है या नहीं मिलता झुंझुनू में? झुंझुनू में यूँ मानने की राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से झुंझुनू की वीर धरा है, सैनिकों की, शूरवीरों की, शहीदों की और शहादत की धरती है
और पूरे भारत में झुंझुनू इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि सबसे ज़्यादा शहीद किसी एक ज़िले ने दिए हैं तो झुंझुनू दिए हैं। लेकिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, या यूँ मानिए कि करगिल युद्ध के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही सैनिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और शहीद और शहादत को तो बहुत सम्मान देने लग गए। राजकीय सम्मान से उनका दाह संस्कार होने लगा, अनेक तरह के पैकेज दिए। उस काम को मतलब मोदी जी ने और आगे बढ़ाया है। शहादत के लिए कृतज्ञता जाहिर करते हुए दिल्ली के अंदर वो वार मेमोरियल बनाया मोदी जी ने, और भी तरह तरह के पैकेज, बहुत सारी मतलब प्रधानमंत्री जी बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। राज्य की तरफ से सैनिकों का यहाँ कोई कुछ भी लेना देना नहीं। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, राजनीति के अंदर जातिवाद कितना प्रभावी है? अभी हाल ही में देखें तो हर समाज के बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही है, महाकुंभ हो रहा है, जाटों का जाट महाकुंभ है, ब्राह्मण महापंचायत है, तो केसरिया महापंचायत हो रही है। जाति वाली बात तो देखो अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच है, ऐसी बात नहीं है। जातियों के महाकुंभ भी होने चाहिए, जाति के हिसाब से इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन उसमें जाति के हिसाब से कोई राजनीतिक रूप नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है ये। हर आदमी के इस मामले में अलग अलग विचार हैं। जाति का जो भी कोई महाकुंभ हो या कुंभ हो, उसके अंदर पर्टिकुलर जिस भी जाति में आप हो उसके लोग इकट्ठे हों। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, कोई अंधविश्वास हैं या शिक्षा को बढ़ावा देना है, समाज जाति के कुछ लोग पिछड़े उनको आगे लाने की बात है, इस तरह की बातें होनी चाहिए। उसके लिए महाकुंभ हो तो हो। राजनीति के अंदर जाति की मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो बात तो राजनीति की कर रहे हैं ना। सब कोई लोग बोल नहीं रहा करते। है नहीं, हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई बोल रहा है हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। एक आदमी बोल रहा है उससे कोई बात पूरा नहीं होती, ऐसी बात नहीं। ये भी मांग राजनीतिक रूप से भी ऊपर उठना चाहिए समाज, लेकिन एक जाति विशेष का सीएम हो या जाति विशेष का गृह मंत्री हो, ये कोई ज़्यादा कारगर बात नहीं है। जाति उस प्लेटफॉर्म पे ये बातें नहीं उठनी चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। जी, अभी बात करें बीजेपी की। हाल ही में बीजेपी ने नया नवेला प्रदेशाध्यक्ष बदला है, सीपी जोशी जी को बनाया है। क्या बदलाव होंगे राजस्थान में बीजेपी के अंदर? नहीं, जो सीपी जोशी साहब को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये तो क्या है, बीजेपी है, ये संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ संगठन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ कांग्रेस की तरह यूँ मानिए कि राजशाही नहीं है या किसी परिवार विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बात का हमें गर्व भी है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके सबसे अधिक मतलब कार्यकर्ता हैं। और रही बात सीपी जोशी साहब की नियुक्ति, तो परम सम्माननीय जो पूर्व अध्यक्ष सतीश जी पूनिया थे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और उनके संवैधानिक रूप से उनके 3 साल पूरे हो गए थे। तो यहाँ पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी के तहत सतीश जी पूनिया को इससे छुट्टी दी गई है और एक नियत प्रक्रिया के तहत ही जोशी साहब का यहाँ प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। और वो अभी आपने सुना हो तो अभी सतीश जी पूनिया जी का जो उद्बोधन था उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया अपने कार्यकाल में। और परम सम्माननीय अपने सीपी जोशी साहब ने कहा है कि सतीश जी कुछ लोगों का तो कहना है कि लाठियां खाने के लिए तो पूनिया जी आगे आते थे, अब जब मौका मिला, जब समाज को आगे बढ़ाने का तो हटा दिया गया। जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता लाठी खाता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई सतीश जी पूनिया लाठी खाते हों या सीपी जोशी साहब नहीं खाते हों या XYZ और कोई, ना ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके अंदर संगठन में भी समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, इसमें सामूहिक नेतृत्व का भाव है। इस पार्टी के अंदर हमेशा से ही इस पार्टी में अनुशासन का बहुत बड़ा बोलबाला है और ये पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, ये पूरे समूह को तैयार करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इसलिए इसके अंदर ऐसी सोच रखना बिल्कुल सरासर गलत है कि पूनिया साहब ने लाठी खाई या जोशी जी अध्यक्ष बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, आपके बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, आप हर जगह शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि आप हर जगह जाते हैं, समाज के लिए दान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मैंने जैसे आप राम मंदिर था उसके लिए भी आपने 1 करोड़ रुपए का दान दिया, और गांव में जहाँ भी जाते हैं, मंदिर हो, समाज की बात हो, तो लाखों रुपए दान कर देते हैं। प्रेरणा का तो यूँ है कि मेरे पिताजी आदर्श रहे हैं। मेरे पिताजी वृद्धावस्था में जब हम पढ़ते थे, थोड़े बड़े हो गए, तो हमेशा 1-2 बातों की बात करते थे वो, कि बेटा जीवन में एक तो ये है कोई कलंक नहीं लगने देना,
कलंक कभी धुलता नहीं है, तो एक तो कलंक से बचना। एक हमेशा यूँ कहते थे कि नीयत अच्छी रखना। 5 आदमी में बैठो, अगर जेब में 2 रुपये हैं तो खर्च करना। तीसरी बात ये थी, गरीबी अमीरी से घबराना नहीं है। गरीबी कोई कलंक नहीं है और अमीरी कोई ज़्यादा बड़ी अच्छाई नहीं है। तो ये 2-3 बातें हैं। कभी भी मारवाड़ी में वो कहते थे कोई पाछो मत तकियो, और तारगन को ही भलो कहो, गरीब को करसो तो करियो। तो मैं तो पिताजी को ही आदर्श मानता हूँ कि मैं मेरी नीयत के हिसाब से, और कोई अगर संभव हो तो मैं कोई भी जन कल्याण का कार्य उसमें अगर मेरी अपेक्षा के मैंने तो ये भी सुना है कि जो भी कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता आपसे। नहीं, ऐसा तो मैं इतना बड़ा तो कोई धनाढ़ सेठ नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ होता है उसमें से मेरी दाल रोटी के अलावा जो कुछ होता है मैं उसको बिल्कुल दान करता हूँ। उससे मेरे को संतुष्टि होती है कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ। उसमें चाहे राम मंदिर का 1 करोड़ रुपया हो, चाहे मंदिरों के अंदर कहीं 11,000, कहीं 21,000, कहीं 51,000, जैसे गौ सेवा की बात आए, अनेक मैंने गौशालाओं में कहीं 12 लाख दिए हैं, कहीं 5 लाख दिए हैं, कहीं 1 लाख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने करोड़ रुपये का दान किया है निश्चित रूप से। लेकिन खेल का मैदान हो, चाहे वहाँ बच्चों को उत्साहित करने के लिए मैं खेलों में भी पैसा खर्च करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे जहन में मेरे पिताजी से इस तरह के आदर्श मिले, बेटा 2 रुपये अगर आपके पास पैदा हो तो उसमें से कुछ पैसा जन कल्याण कार्य में लगाने। उसमें मंदिर भी है, उसमें खेल के मैदान भी हैं, उसमें गौ सेवा भी है, उसके अंदर इस तरह से जैसे महामारी आ गई, कोरोना वायरस आया तो कंसंट्रेटर भी मैंने बांटे। कई बार विकलांगों की कोई बात आती है, दिव्यांगों को भी मैंने सहायता दी है। मुक्ति धाम में भी मैंने किया है। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम आता है, समर्पण निधि जैसे कार्यक्रम आते हैं, उनमें भी मैं करता हूँ। तो ये मेरे पिताजी से ही कहा कि बेटा कुछ अगर किसी लायक हो तो आप उसमें से कुछ किया करो। क्या कारण रहा 2018 का चुनाव हार गए? चुनाव का तो कोई हार नहीं रहा, क्योंकि एक तो मैं पार्टी में बिल्कुल नया था और मेरे को मात्र 10 से 12 दिन मिले। तो मैं झुंझुनू विधानसभा के जो भी मतदाता थे उनके लिए नया था। कुछ मेरे जो भी प्रतिद्वंदी थे या विरोधी थे, उन्होंने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, जैसे भाई ये कि ये बारी उम्मीदवार है, ये यहाँ नहीं रहा, ये पुराना कांग्रेस में था, टिकट मेरे को बहुत देर से मिली। तो ये कई तरह के थे। तो मैं इतने दिन में लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया। किसी ने ये कहा कि ये अभी आया है, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये वापस चला जाएगा। मेरा गांव का नाम नारनौल था, किसी ने कहा ये तो नारनौल हरियाणा का रहने वाला है। तो इन सारी बातों को कहने वापस मुड़ के भ्रांति फैलाई, जवाब देने के लिए नहीं था जी। अभी तो काफ़ी समय हो गया है, आप क्षेत्र में फिरते रहते हैं। 2023 के चुनाव हैं। 18 नवंबर को मेरे को रात को 11 बजे टिकट मिली थी। उस समय से लेके आज दिन तक मैं क्षेत्र में हर दिन यहाँ लोगों के बीच में हूँ, और जो मेरे से बन पा रहा है, सुख में दुख में सब में मैं हर काम में शरीक हो रहा हूँ। और आप जन कल्याण की बातें पहले कर ही चुके हो, बिल्कुल। चाहे मंदिर का काम हो, चाहे गौ 2023 के चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनाव तो मैं तो झुंझुनू के विकास के लिए कर संकल्प हूँ। मेरा तो एक ही मुद्दा है भाई, जैसे ये मेरी पहले मैं जो खामियां बता रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि के बातें कर रहा हूँ कि वो उदासीन है क्षेत्र के प्रति, तो मैं यहाँ जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो आप झुंझुनू की निकासी का, पानी की निकासी का काम हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर का हो, चाहे जो ब्रिज अधूरा पड़ा है उसकी बात लो, एयर पट्टी का जो विकास करना हो, मतलब जो भी तरह की जो भी है, सब तरह की जो भी। ओला परिवार बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ झुंझुनू में, कैसे भेद पाओगे? नहीं, भेदने को तो ओला जी खुद सीजराम जी के समय में भी विजेंद्र जी 3 बार चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक विडंबना रही है भारतीय जनता पार्टी की कि वहाँ करीब एक तो क्या हुआ कि पार्टी की मैं इसमें कमी नहीं बता सकता, यहाँ संयोगवश से कुछ ऐसी घटनाएं। एक बार ज़्यादा पीछे नहीं जाए अपन, पहले यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था किसी समय, तो मूल सिंह जी चुनाव जीते थे भाजपा के सिंबल पे। तो दोबारा जब जनरल इलेक्शन आया तो ये निश्चित रूप से पार्टी पूछती है भाई पिछली बार यहाँ से कौन चुनाव लड़ा था, वो क्या स्थिति में है। तो मूल सिंह जी ने अपना क्षेत्र छोड़ के झुंझुनू की बजाय पिलानी को क्षेत्र बना लिया, पिलानी चले गए। तो पार्टी के लिए तो उम्मीदवार बचा नहीं ना, तो बचा नहीं तो उन्होंने गुल मोहम्मद जी को आजमाया। अब किसी भी कारण से मानो गुल मोहम्मद जी यहाँ बहुत कम वोट ले पाए, तो गुल मोहम्मद जी फिर 5 साल क्षेत्र में नहीं रहे। दोबारा उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, कि यहाँ तो निर्दलीय के रूप में सुमित्रा सिंह जी चुनाव जीती, वो है क्षेत्र में। तो पार्टी ने उनको
पूछा, उन्होंने हामी भरी होगी तभी शायद टिकट दिया होगा। तो सुमित्रा सिंह जी 98 में चुनाव भाजपा भी जीती और जीत गई। अब 2003 में फिर चुनाव आया तो पार्टी ने पूछा होगा कि यहाँ कौन थे, क्या सुमित्रा सिंह जी थी यहाँ मेले, भाजपा के सिंबल पे थी। बोले अब, बोले वो तो बुढ़ावा से चली गई। तो फिर पार्टी के लिए एक प्रश्न हो गया, अभी किसको दें, उसको तो नए आदमी को देना था। मतलब जो भी चुनाव लड़ता है वो दूसरे राजवीर क्षेत्र सिंह जी में को दे दी। राजवीर सिंह जी के पूछी 18 में फिर पूछा कौन थे भाई, राजवीर सिंह जी। बोले अब कहाँ है, कि वो तो क्षेत्र में रहे ही नहीं, तो नहीं रहे तो पार्टी के लिए फिर बेचारी के लिए दिक्कत। तो फिर कहा कि आप तो क्षेत्र में हो ना, तो मैं हूँ तो निश्चित है कि कितना आश्वस्त हो टिकट को लेकर? टिकट मैं तो देखो ऐसा है कि वैसे तो पार्टी को मैं माँ मानता हूँ, जो पार्टी वैसे तो जो निर्णय करेगी वो सिर माथे, लेकिन मैं अपने आप में जो मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, और 2018 से मैं जब से यहाँ आया हूँ, हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में उनके दुख दर्द में, और जो मेरी श्रद्धा है उसके हिसाब से मैं, चाहे गौशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई दिव्यांग का मामला हो, कोई गरीब बच्ची की शादी हो, मतलब जो भी सेवा कार्य है। माइनॉरिटी वोटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। माइनॉरिटी वोटर हैं, लेकिन माइनॉरिटी वोटर भी जो मेरा यहाँ जो 5 साल का ठहराव है और लोगों से जो व्यवहार और लोगों का जो आकर्षण और जुड़ाव है, तो निश्चित रूप से माइनॉरिटी भी मेरे से संतुष्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे लोगों को? चैनल के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि मुझे ये जनता 5 साल में इनके बीच में रहा हूँ, और मैं इस झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए कर संकल्प हूँ, और मुझे वो सहयोग करे और निश्चित रूप से मुझे यहाँ से अगर जनप्रतिनिधि बनाया गया तो ये जो मुँह बाएँ जो भी समस्याएँ खड़ी हैं सबका मैं मेरी तरफ से भरसक प्रयास करके मैं इनका निराकरण करूँगा, और सदैव जनता के बीच जो पिछले 5 साल से बना, इसी तरह से मैं उनके बीच में बना रहूँगा और उनके दर्द का हिस्सा बनूँगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी भामू, जो भाजपा से नेता हैं और 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान समाज में और क्षेत्र में नेता के तौर पे नहीं है, एक समाज सेवी के तौर पे जो बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में भाजपा इन पे दांव लगाती है या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन झुंझुनू के विकास को लेकर क्या ये अटल कर पाते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।